हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जो है अकाउंटिंग के एमसीक्यूज करने वाले हैं। यूनिट अकाउंटिंग की जो है नेट के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। नेट कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यूनिट 2 है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। उसमें जो है जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं आपको अकाउंटिंग के, जैसे कि मर्जर है, एक्विजिशन है, IFRS, AS और इंडियन स्टैंडर्ड्स, इसके अलावा है जैसे कि एनवायरमेंटल अकाउंटिंग। इस तरह से जो भी जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उस यूनिट में, उन सभी पर हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी सभी टॉपिक की जो है रिवीजन हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये पूरी सीरीज़। पार्ट 1 मैं इस पर करवा चुकी हूँ, जिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी सीरीज नेट के कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो ज़रूर देखिएगा, सभी वीडियोस देखिएगा, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। और अगर आपको इससे कुछ भी बेनिफिट लगता है, आपको मिला है, तो लाइक कीजिए वीडियो को, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं। जाकर प्रियंका सिंगला नाम से सर्च करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल आपको शो हो जाएगी। वहाँ पर मैंने नेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए बहुत सारे कोर्सेज बना रखे हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप जा सकते हैं प्रोफाइल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, नेट के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये वीडियो, साथ ही और भी जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, बीकॉम में हैं, एमकॉम में हैं, या कोई और जो जिनका अकाउंट का सब्जेक्ट है, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके पार्ट 1 में, इसमें हमारा 11 क्वेश्चन है ये। इन अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक पर ये क्वेश्चन है। रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक आपने ज़रूर किया होगा, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, रिकंस्ट्रक्शन स्कीम में क्या है, द रिडक्शन ऑफ कैपिटल में टेक द फॉर्म ऑफ। रिकंस्ट्रक्शन स्कीम जो होती है उसमें रिडक्शन ऑफ कैपिटल जो होता है किस फॉर्म में होता है। ए, रिडक्शन द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम। जो रिडक्शन होता है लाइबिलिटी में, वो क्या होता है, शेयर होल्डर की जो अनपेड अमाउंट होती है उसको हेल्ड करके कर सकते हैं। बी है, कैंसलिंग एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट और अनरिप्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट, या फिर कोई ऐसी पेड अप शेयर कैपिटल है जो कि लॉस्ट हो चुकी है या फिर अनरिप्रेजेंटेड है वो, तो उसको कैंसिल करके कर सकते हैं। सी ऑप्शन कहता है पेइंग ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट, जो एक्सेस है रिक्वायरमेंट से पेड अप कैपिटल उसको पे करके रिडक्शन रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दी अबव, इन तीनों ही तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, रिकंस्ट्रक्शन जो होता है वो इन तीनों ही तरीके से हो सकता है। जब अकाउंट को हम रिकंस्ट्रक्ट कर कर बनाते हैं तो हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो हम लाइबिलिटी में रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, कोई अनपेड अमाउंट है उसके रिस्पेक्ट में, या फिर कोई ऐसा अमाउंट है पेड अप कैपिटल का जो अनरिप्रेजेंटेड है या लॉस हो चुका है, उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर जो भी पेड अप कैपिटल का अमाउंट है एक्सेस उसको पे ऑफ कर सकते हैं। इन तीनों ही तरीके से हम करके रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मैच द फॉलोइंग टू लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो नेट के एग्जाम में जनरली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, दो लिस्ट हमें दी होती है, उनको मैच करना होता है। ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो लिस्ट 1 है हमारे पास, उसमें दे रखा है ए, कॉन्ग्लोमरेशन मर्जर। मर्जर के टाइप्स यहाँ पर दे रखे हैं, एक कॉन्ग्लोमरेशन है, बी है कंसोलिडेशन मर्जर, सी है परचेज मर्जर, डी है मार्केट एक्सटेंशन मर्जर। अब देखिए, मर्जर आपने टॉपिक किया होगा, वहाँ पर टाइप्स आपने पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़ा है ये टॉपिक तो आपको पता होगा किस टाइप में क्या होता है, इससे आप अच्छे से बता सकते हैं।
लेकिन अगर आपने नहीं किया है मर्जर का टॉपिक्स तो इन टाइप्स को जो है नेट पर सर्च कर कर गूगल पर सर्च कर कर जरूर देखिएगा कि इसमें क्या होता है। देन लिस्ट 2 हमें दे रखी है, उसमें 1 है व्हेन वन कंपनी परचेजेस अनदर वन, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करती है तो उसको क्या बोलते हैं। सेकंड है मर्जर बिटवीन टू कंपनीज हैविंग नो कॉमन बिजनेस एरियाज, ऐसी दो कंपनी के बीच में मर्जर जिनका कोई कॉमन बिजनेस है ही नहीं। सी है मर्जर बिटवीन टू कंपनीज दैट सेल द सेम प्रोडक्ट इन डिफरेंट मार्केट्स, मर्जर ऐसी दो कंपनीज में जो कि सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन मार्केट जिनकी अलग अलग है। फोर्थ है टू कंपनीज आर बोट एंड कंबाइंड अंडर न्यू एंटिटी, दो कंपनीज हैं वो मिलकर कोई कंबाइन होकर नई एंटिटी बना रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, कॉन्ग्लोमरेशन मर्जर किसको बोलते हैं, जब कोई कंपनी जो है दूसरी को परचेज करती है तो उसको कॉन्ग्लोमरेशन मर्जर बोला जाता है। कंसोलिडेशन मर्जर किसको बोलते हैं, जब ऐसी दो कंपनी में मर्जर होता है जिनका कोई कॉमन बिजनेस नहीं होता है उनको कंसोलिडेशन मर्जर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए का हो गया 1 वाला इस और बी का हो गया सेकंड। फिर परचेज मर्जर किसको बोलते हैं, जब ऐसी दो कंपनीज जो हैं मार्केट में प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, जो सेम प्रोडक्ट सेल कर रही हैं लेकिन जिनकी मार्केट अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो गया थर्ड का। फिर है दो कंपनीज जो बोट और एक दूसरे को खरीद लेती है, मतलब कंबाइन होकर नई एंटिटी बनाती है तो वो मार्केट एक्सटेंशन मर्जर हो जाएगा। तो यहाँ पर डी हो गया। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 इस तरह से आंसर होगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है when amalgamation is in the nature of merger the accounting method to be followed is, जब amalgamation जो होता है वो नेचर इन मर्जर होता है। amalgamation का चैप्टर किया था हमने, वहाँ पर क्या है अमलगमेशन दो तरीके से होता है, एक नेचर ऑफ मर्जर है जिसमें से, तो उसमें पूछ रखा है अकाउंटिंग मेथड कौन सा फॉलो किया जाता है नेचर ऑफ मर्जर में के केस में। ए इक्विटी मेथड, बी परचेज मेथड, सी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, डी कंसोलिडेटेड मेथड। तो देखिए इसमें कौन सा होता है नेचर ऑफ मर्जर के केस में, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अमालगमेशन इज इन नेचर ऑफ परचेज, मैंने बताया अभी आपको दो तरीके से होता है, एक नेचर ऑफ मर्जर होता है जो हमने अभी ऊपर देखा और एक नेचर ऑफ परचेज होता है। तो नेचर ऑफ परचेज में कौन सा अकाउंटिंग मेथड फॉलो होता है, ए इक्विटी मेथड, बी परचेज मेथड, सी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, डी कंसोलिडेटेड मेथड। तो नेचर ऑफ परचेज में कौन सा होता है, परचेज मेथड, नाम में ही है नेचर ऑफ परचेज, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं हम, परचेज में कौन सा होगा, परचेज मेथड होगा। ठीक है, दोनों याद रखना है। और मर्जर में कौन सा हो जाएगा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमलगमेशन इज सेड टू बी इन नेचर ऑफ मर्जर इफ, अमलगमेशन को नेचर ऑफ मर्जर कब बोला जाएगा, तो नेचर ऑफ मर्जर के लिए कुछ कंडीशंस होती है, हमने पढ़ी है अकाउंट्स में नेचर ऑफ मर्जर होता है अगर कुछ कंडीशंस होती हैं उनको फॉलो कर दे तो। ए है all assets and liabilities of transferor company are taken over by transferee company, जो कंपनी जो है अपनी एसेट्स लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर रही है उसको ट्रांसफरर बोलते हैं, और जो कंपनी एसेट्स ले रही है लाइबिलिटीज ले रही है टेक ओवर कर रही है उसको ट्रांसफरी कंपनी बोला जाता है। ठीक है, तो जब सभी की सभी एसेट्स और सभी लाइबिलिटीज ट्रांसफरर कंपनी की ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर कर रही हो। सेकंड है बिजनेस ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इज इंटेंड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी, जब क्या है ट्रांसफरी कंपनी जो है ट्रांसफरर कंपनी का ही बिजनेस कैरी ऑन कर रही हो। सी परचेज कंसिडरेशन मस्ट बी पेड इन इक्विटी शेयर्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी एक्सेप्ट फॉर फ्रैक्शन शेयर्स, जो भी परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा वो किसकी फॉर्म में दिया जाएगा, इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में दिया जाएगा। फ्रैक्शन है कुछ तो उसके केस में जरूरी नहीं, उसके केस में पैसे दे सकते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट्स में हो गया। ठीक है,
जैसे कि हम मान लो हमारा टोटल अमाउंट 26.5 लाख बना है या 26.5 कुछ समथिंग बना है, तो 26 का शेयर हो जाएगा, 0.5 शेयर दे नहीं सकते, ठीक है, तो उसके पैसे दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों डी ऑप्शन कहता है ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए नेचर ऑफ मर्जर के केस में ये तीनों ही कंडीशन फॉलो करनी जरूरी है। वहाँ पर कंडीशंस में हमने पढ़ा था कि ये कंडीशंस होगी तो उसे नेचर ऑफ मर्जर मान लिया जाएगा। उनमें ये तीनों ही हैं कि सभी की सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर करे और क्या है बिजनेस ट्रांसफरर कंपनी का ही कैरी ऑन करे, और क्या है कि जो भी परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा वो शेयर्स इक्विटी शेयर्स की फॉर्म में दिया जाएगा। ये तीनों अगर फॉलो होती है तो उससे नेचर ऑफ मर्जर का अमलगमेशन मान लिया जाता है, यानी कि अमलगमेशन किस तरीके से है, नेचर ऑफ मर्जर से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा था कि अमलगमेशन नेचर ऑफ मर्जर कब होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है amalgamate adjustment account is opened in the books of transferee company to incorporate। जो ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में अमलगमेट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ओपन किया जाता है, वो क्या इनकॉर्पोरेट करता है उसमें, ये द एसेट्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी, उसमें क्या जो ट्रांसफरर कंपनी के एसेट्स ले रहे हैं क्या उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, या फिर लाइबिलिटीज़ को किया जाता है, या फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व को किया जाता है ट्रांसफरर कंपनी के, या फिर नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व को किया जाता है। तो ट्रांसफरर कंपनी का क्या जो है उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, स्टैट्यूटरी रिजर्व या फिर नॉन स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो देखिए जब अमलगमेट एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं यानी कि एएए अकाउंट बनाते हैं जब अमलगमेशन के केस में, तो उसमें हम ट्रांसफरी कंपनी का अकाउंट जब बनाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसफरर कंपनी के स्टैट्यूटरी रिजर्व को अमलगमेट करके इनकॉर्पोरेट करके वहाँ पर बुक्स में दिखाते हैं, ठीक है। यही हमसे पूछा था कि क्या इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन इज टू बी। जो गुडविल अराइज होती है अमलगमेशन में उसको क्या बोलते हैं, सॉरी उसका क्या किया जाता है, ए रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, उसको ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में रखा जाता है, बी अमोर्टाइज टू इनकम ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस नॉर्मली 5 ईयर्स, या फिर उसको जो सिस्टमैटिक बेसिस है अमोर्टाइजेशन का उसके बेस पर अमोर्टाइज कर दिया जाता है, जैसे कि जनरली 5 ईयर का होता है तो क्या उसको अमोर्टाइज कर दिया जाता है 5 ईयर में। सी है एडजस्टमेंट अगेंस्ट रिजर्व और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस, उसको एडजस्टमेंट अगेंस्ट रिजर्व में दिखा देते हैं, या फिर डी है ऑल ऑफ दी अबव, ये सभी। तो जो गुडविल अराइज होती है उसको क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं सिस्टमैटिक बेसिस पर, जो कि नॉर्मली है 5 ईयर्स का, ठीक है। 5 ईयर्स पर उसको अमोर्टाइज कर दिया जाता है जो भी गुडविल जो है अमलगमेशन के टाइम पर अराइज होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। अभी हमने पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड देखा था, किसमें लगता है, जब नेचर ऑफ मर्जर होता है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगता है। तो यहाँ पर पिछला क्वेश्चन भी आपका रिवाइज हो गया। तो अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एडजस्टेड टू। तो जब पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड होता है तो जो भी परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल में जो भी डिफरेंस होता है तो उसको कहाँ एडजस्ट करते हैं, ए जनरल रिजर्व, बी अमलगमेशन ऑन एडजस्टमेंट अकाउंट, सी गुडविल और कैपिटल रिजर्व, डी नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो कहाँ एडजस्ट किया जाता है, उसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट किया जाता है। जो भी परचेज कंसिडरेशन और जो भी शेयर कैपिटल है उसका जो भी डिफरेंस आएगा उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे, जनरल रिजर्व में एडजस्ट करेंगे। तो राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अंडर परचेज मेथड, परचेज मेथड किसमें था, नेचर ऑफ परचेज में, ठीक है। तो अंडर परचेज मेथड द डिफरेंस बिटवीन द परचेज कंसिडरेशन एंड शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरी कंपनी शुड बी एडजस्टेड। अब परचेज मेथड के केस में पूछा है कि जो भी परचेज कंसिडरेशन और शेयर कैपिटल का डिफरेंस होगा
उसको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, जनरल रिजर्व में, अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए परचेस मेथड के केस में गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व में उसको एडजस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो गया। अब देखिए जब नेचर ऑफ परचेस है तो कहाँ एडजस्ट हो रहा है, गुडविल में, और नेचर ऑफ मर्जर है तो उसको जनरल रिजर्व में एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। जब नेचर ऑफ मर्जर है, ध्यान देंगे, द शेयर होल्डर होल्डिंग एटलीस्ट डैश और मोर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। तो जब नेचर ऑफ मर्जर होता है तो वहाँ पर एक कंडीशन थी कि कितने परसेंट शेयर होने चाहिए, कि कम से कम इतने परसेंट शेयर होने चाहिए, तब जो है ट्रांसफरर कंपनी जो है वो शेयर होल्डर इक्विटी शेयर ट्रांसफरी कंपनी की इक्विटी शेयर होल्डर बन जाती है। तो कितने परसेंट था वहाँ पर, 90%, कि कम से कम 90% शेयर होने चाहिए, एटलीस्ट 90% शेयर हो, तभी क्या है शेयर होल्डर बन सकते हैं ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो सॉरी ट्रांसफरर कंपनी। तो यहाँ पर 90% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो कि, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90%। आई होप समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। तो इस वीडियो के लिए यही क्वेश्चन रहेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।